तो दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीजन के यौगिक कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन की ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है, इसके अलावा उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो क्लास रहेगी, वीडियो रहेगा, तो वो है जैसे ऑक्सीजन एवं ऑक्साइड पर। तो आप ध्यान दें इसको ना, ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन जो होता है, तो पहली बात तो है जैसे ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन की जो खोज है ना, ऑक्सीजन की जो खोज है, तो ऑक्सीजन की खोज का जैसे काम किया गया था किसके द्वारा, तो सीलियो प्रिस्टले है ना। ऑक्सीजन की खोज की गई थी जैसे किसके द्वारा, सीलियो प्रिस्टले के द्वारा की गई थी ऑक्सीजन गैस की खोज, है ना। ऑक्सीजन गैस की खोज सीलियो प्रिस्टले के द्वारा की गई थी, ऑक्सीजन गैस की खोज, है ना, ये चीज है। फिर अगला आता है कि इस गैस का जो नामकरण किया गया था, तो गैस का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है जैसे किसके द्वारा, लेओसी के द्वारा, है ना। तो ऑक्सीजन गैस का जो नामकरण है ये किया गया है जैसे किसके द्वारा, तो लेओसी नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है जैसे ऑक्सीजन गैस का नामकरण, है ना, ये चीज है। अब जैसे ऑक्सीजन अपने शरीर में किसके रूप में है, तो जल के रूप में है ना। तो ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में जैसे जल के रूप में है, तो ये मानव शरीर में, है ना, मानव शरीर में जल की मात्रा, है ना, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है, तो जैसे 65 से 70% है ना। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है जैसे 65 से 70% शरीर में क्या है, जैसे जल है ना, जल है। और जैसे जीवित शरीर में, है ना, जीवित शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, है ना, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, है ना, जीवित शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है ना। फिर है जैसे भूप्राप्ति, है ना, भूप्राप्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, है ना, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, भूप्राप्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो तत्व कौन सा है, जैसे तत्व कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन है ना। भूप्राप्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है ना। यदि क्वेश्चन पूछे भूप्राप्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। या भूप्राप्ति में क्वेश्चन पूछे भूप्राप्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो अधातु तत्व कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन है ना, ये चीज है। और ये चीज जानते ही है कि जैसे वायुमंडल में कितनी परसेंट है ना, वायुमंडल में जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जैसे 21% है ना, 21% है। वैसे एग्जिट तो होती है ये 20.94% है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है, लेकिन इसको अपन अप्रोक्सीमेट मानते हैं, जैसे 21% होती है ऑक्सीजन, है ना, ये चीज है। अब देखिए जैसे आप ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन गैस की खोज की गई थी जैसे किसके द्वारा, सिलियो प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन गैस की खोज। नामकरण किया गया था किसके द्वारा, लेओसी के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वजन का 65 से 70%। जीव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है जैसे ऑक्सीजन, और भूप्राप्ति में भी सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। भूप्राप्ति में भी सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है जैसे ऑक्सीजन। यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी, है ना। अब जैसे आप देखिए आगे और पढ़े इसके बारे में कि ऑक्सीजन के जैसे समस्थानिक कौन से हैं, तो ऑक्सीजन की जो समस्थानिक है, तो ऑक्सीजन की जो समस्थानिक है वो 3 है। जैसे एक तो होता है ऑक्सीजन 16 है, एक दूसरा कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 17 है, और एक कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन 18 है ना, ऑक्सीजन 18 है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 17 है, ऑक्सीजन कौन सा है, 18 है। और जो समस्थानिक है, तो इस समस्थानिक की जो खोज का काम किया गया था, तो वो किया गया था सी किसके द्वारा, रदरफोर्ड सोडी के द्वारा ना। समस्थानिक की जो खोज है वो की गई थी सी किसके द्वारा, रदरफोर्ड सोडी के द्वारा की गई थी समस्थानिक की खोज, है ना, ये चीज है। और ऑक्सीजन का जो अपन और भी देखे हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है तो वो कितना है, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, जबकि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, तो वो कितना है, जैसे 16 है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार कितना है, जैसे मतलब 16 है। और ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन यह आवर्त सारणी के, है ना, यह आवर्त सारणी के, है ना, यह आवर्त सारणी के 16वें वर्ग का तत्व है ना, आवर्त सारणी के 16वें वर्ग का तत्व है जैसे ऑक्सीजन, है ना, ये चीज है। तो यह ऑक्सीजन के, यह ऑक्सीजन जो है आवर्त सारणी के 16वें वर्ग का तत्व है। और ये चीज तो सब जानते हैं आपकी, विद्युत आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, आवर्त सारणी का, है ना, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है ना, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है। तो आवर्त सारणी का जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो कौन सा है, जैसे
फ्लोरीन है ना। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की कितने, 4। और आवर्त सारणी का जो दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, आवर्त सारणी का दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की जो En होती है तो ये होती है 3.5 है ना, 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए आप इसको कि ऑक्सीजन की खोज की गई थी सिलियो प्रिस्टली के द्वारा, इसका नामकरण किया गया था किसके द्वारा, लेवसी के द्वारा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वजन का कितना, 65 से 70%। मानव शरीर में भी सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, और जो भूप्रकृति में भी सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के समस्थानिक 3 है, ऑक्सीजन 16 है, 17 है, 18 है। और जो समस्थानिक होते हैं तो समस्थानिक की खोज की गई थी किसके द्वारा, रदरफोर्ड सोडी के द्वारा ना, समस्थानिक की खोज की गई थी किसके द्वारा, रदरफोर्ड सोडी के द्वारा, है ना, ये चीज है। अब आगे आता है जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के 16 वर्ग का तत्व है, और आवर्त सारणी का जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है तो वो फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। और इसकी जो है ऑक्सीजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 है ना, 3.5 होती है। ये चीज देखें। अब जैसे कुछ बातें और देखें इसका, तो लिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे और डिस्कस करते हैं अपन इसको ऑक्सीजन के पॉइंट को, कि ऑक्सीजन प्रयोगशाला में जैसे इसकी कुछ बनाने की विधियां देखते हैं कि इसको जैसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है ऑक्सीजन को। तो एक तो होता है जैसे पोटेशियम क्लोराइड यानी कि 2KClO3, 2KClO3 को जब गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड 2KClO3, तो ये क्या है जैसे दोस्तों आपका पोटेशियम क्लोराइड है। 2KClO3 को अपन क्या बोलते हैं, इसे पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 मैग 2KClO3 को यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब अपने को 2KCl+3O2 क्या प्राप्त होती है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो एक तो ये है। दूसरा जैसे और देखें आप, एक होता है जैसे ये क्या है, जैसे N2O2, N2O2 अब जब इसका जलापकटन करवाते हैं है ना, जलापकटन करवाते हैं तब अपने को क्या प्राप्त होता है, तो ये एक तो NaOH प्राप्त होता है, और दूसरा क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त होती है अपने को, जैसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये चीज है ना, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये Na2O2 ये क्या है, जैसे सोडियम प्रोक्साइड है। Na2O2 जो है ये क्या है, जैसे सोडियम प्रोक्साइड है। तो जब सोडियम प्रोक्साइड का जलापकटन करवा कर भी अपन क्या प्राप्त करते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, है ना, सोडियम प्रोक्साइड का जलापकटन करवा कर भी अपन जैसे ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, है ना, ये चीज है। अब जैसे देखिए आप कि औद्योगिक रूप से, है ना, अगला देखें औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन गैस का निर्माण, है ना, औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन गैस का निर्माण, ऑक्सीजन गैस का निर्माण, है ना, ऑक्सीजन गैस का निर्माण NaCl के द्वारा किया जाता है ना, NaCl के द्वारा किया जाता है। औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन गैस का निर्माण NaCl के द्वारा किया जाता है, जिससे एनोड पर, है ना, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन व कैथोड पर, है ना, वह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना, वह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना, वह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना, ये चीज है। तो औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन गैस का निर्माण जैसे NaCl के जल मतलब NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है ना, NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन, है ना, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन व कैथोड पर क्या प्राप्त होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कुछ बातें और देखें आप इसमें, जैसे ये क्या है आपकी, जैसे SO2 है ना, SO2 है, इसकी क्रिया करवाते हैं जैसे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो V2O5 है ना, V2O5 को क्या बोलते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया, जैसे आपका 2SO3 बन गया है ना, 2SO3 की क्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, जैसे तब क्या बनता है, जैसे H2SO4 बनता है ना, तब क्या बनता है, जैसे H2SO4 बनता है। अब ये जैसे H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि है ना, ये जो विधि है ये संपर्क विधि है H2SO4 के निर्माण की, है ना। तो यहाँ से ध्यान में रखें कि मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है कौन सी विधि के द्वारा, संपर्क विधि के द्वारा। फिर ध्यान में रखें संपर्क
H2SO4 के निर्माण की औद्योगिक विधि है ना। H2SO4 के निर्माण की औद्योगिक विधि है जैसे कौन सी, संप्राक विधि। और संप्राक विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो संप्राक विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो इसमें V2O5 बोले तो क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना। V2O5 बोले तो क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। तो आप ये बात भी ध्यान में रखिए ना, ये चीज है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया है ना, जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करवाते हैं अपन, जैसे ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, इससे H2SO4 प्राप्त होता है ना। तब अपने को जैसे H2SO4 प्राप्त होता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो औद्योगिक उत्पादन है वो किया जाता है इसे संप्राक विधि के द्वारा है ना, संप्राक विधि के द्वारा। और संप्राक विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग होता है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग होता है। कुछ बातें और ध्यान दें जैसे है ना, इसके बाद है जैसे अगला कि 4NH3 है ना, 4NH3 5O2 यानी कि जब अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में है ना, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनता है, सिर्फ 4NO + 6H2 है ना, 4NO + 6H2। फिर मतलब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो HNO3 बनाता है ना, HNO3 बनाता है। तो यहाँ से आप ध्यान में रखें कि जैसे HNO3 के निर्माण की विधि, HNO3 के निर्माण की विधि है ना, HNO3 के निर्माण की विधि। तो HNO3 के निर्माण की जो विधि है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं है ना, ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं। HNO3 के निर्माण की जो विधि है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं। और इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग, तो प्लेटिनम का उपयोग होता है ना। प्लेटिनम ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम का उपयोग किसके रूप में, तो एडम उत्प्रेरक के रूप में है ना। तो ये चीज ध्यान में रखें आप कि एडम उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, प्लेटिनम का उपयोग होता है। और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि कौन सी है, तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि कौन सी है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि कौन सी है, ओस्टवाल्ड है। ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग, प्लेटिनम का उपयोग है ना। ओस्टवाल्ड विधि में मतलब उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग, प्लेटिनम का उपयोग होता है। दोस्तों आप इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर इसको एक बार और समझाता हूं मैं कि ऑक्सीजन के निर्माण की विधियां हैं। जैसे एक तो 2KClO3 जब पोटेशियम क्लोरेट का मतलब जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है MnO2 की उपस्थिति में तो पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा है Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया, इसका जलापटन करवाते हैं तब हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन गैस का जो निर्माण है वो NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है ना। औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन गैस का निर्माण NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन गैस व कैथोड पर क्या प्राप्त होती है, जैसे कैथोड पर क्या प्राप्त होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा अगला पढ़ापन इसमें कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं V2O5 पेंटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में तब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जिसकी क्रिया जल के साथ करवाने से क्या बनता है, जैसे H2SO4 जिसको बोलते हैं ना जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको रसायनों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, रसायनों का राजा किंग ऑफ केमिकल। और H2SO4 के निर्माण की जो औद्योगिक विधि है वो संप्राक विधि है। संप्राक विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग होता है। 4NH3 + 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी क्रिया जल के साथ फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, जैसे HNO3 बनाता है। और HNO3 को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल है ना। HNO3 को अपन क्या बोलते हैं, इसे सोरे का अम्ल कहते हैं है ना, ये चीज है। तो नाइट्रिक अम्ल को अपन सोरे का अम्ल भी कहते हैं, जैसे सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब है ना, सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब HNO3। और HNO3 के निर्माण की जो औद्योगिक विधि है वो कौन सी है, ओस्टवाल्ड विधि है। यानी कि ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो प्लेटिनम का उपयोग होता है ना। ओस्टवाल्ड विधि में मतलब उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग, प्लेटिनम का उपयोग होता है, ये चीज है। और प्लेटिनम को जानते हैं आप क्या बोलते हैं, इसको सफेद सोना भी कहते हैं है ना, प्लेटिनम के पास को तो इसे सफेद सोना भी कहते हैं। वह अफीम कोयले को क्या बोलते हैं, तो अफीम कोयले को क्या बोलते हैं, इसे काला सोना कहते हैं। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका है ना, जैसे ऑक्सीजन के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। कुछ बातें और देखें जैसे 6CO2 + 6H2 6CO2 + 6H2 तो ये सनलाइट की उपस्थिति में
है ना, सनलाइट की उपस्थिति में। और जो पेड़ पत्तियों में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है ना, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ये क्या बनाता है, तो C6H12O6 और 6O2, है ना, ये चीज ध्यान दें। तो ऑक्सीजन गैस की जो खोज है, तो उस ऑक्सीजन गैस की खोज की गई थी जैसे किसके द्वारा, सीले ने भी की थी, तो प्रिस्टले ने भी की थी ना, मतलब बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन गैस की खोज की थी किसने, प्रिस्टले ने। और केमिस्ट्री में बात करें तो ऑक्सीजन गैस की खोज की थी किसने, सीले ने, है ना, ये चीज है। तो मतलब प्रिस्टले, बायोलॉजी में प्रिस्टले, और केमिस्ट्री में ऑक्सीजन गैस के खोजकर्ता कौन है, सीले है। तो ये चीज है। तो मतलब पेड़ पौधों में जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है ना, पेड़ पौधों में जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। पेड़ पौधों में खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल होता है वो तो क्या होता है, जैसे 6CO2 + 6H2, ये क्या होता है, कच्चा माल होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस काम में आती है, CO2 गैस काम में आती है ना। प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस काम में आती है। तो पादपों की प्राणदायिनी गैस, CO2 गैस को क्या बोलते हैं अपन, जैसे पादपों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं, है ना। CO2 गैस को पादपों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं। या प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल होता है CO2 व जल। अगली चीज देखें, प्रकाश संश्लेषण का जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होता है वो क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। और प्रकाश संश्लेषण का जो सह उत्पाद होता है, जो को प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है ना। प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, है ना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों में खाना बनता है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे, है ना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो क्या कहलाता है, तो सर वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है ना। आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे सौर ऊर्जा, है ना, से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को किससे बदलते हैं, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस टाइप से। तो ये दूसरा क्वेश्चन और देखें, है ना, दूसरा क्वेश्चन और देखें, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि धरातल पर, है ना, मतलब धरातल से या पृथ्वी तल से सारी वनस्पति को काट दिया जाए, है ना, पृथ्वी तल से यदि सारी वनस्पति को काट दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो जीव जंतु की क्या हो जाती है ना, तो जीव जंतु की क्या हो जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है ना। पृथ्वी तल से यदि सारी वनस्पति को काट दिया जाए तो जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, किसके अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, है ना, ऑक्सीजन के अभाव में। या धरातल पर जैसे सारी वनस्पति, धरातल पर समस्त ऑक्सीजन जो है, धरातल पर समस्त ऑक्सीजन कौन सी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप। यदि धरातल से सारी वनस्पति को काट दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए तो मतलब क्या हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, है ना, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन के अभाव में जीव जंतु की क्या हो जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जीवधारियों की क्या है, प्राणवायु है। तो ये तो आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। ये एसएससी का क्वेश्चन है। क्या होगा यदि धरातल से सारी वनस्पति को काट दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए तो जीवधारियों की क्या हो जाएगी, जैसे O2 की उपस्थिति में जीवधारियों की मृत्यु हो जाएगी। जीवधारी जीवित रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जीवधारियों की मृत्यु हो जाएगी यदि धरातल से सारी वनस्पति को काट दिया जाए तो ऑक्सीजन के अभाव में। अगला और देखिए आप, जैसे, है ना, अगला और देखें, जैसे पिछले साल सीटेट का क्वेश्चन है ये 2019 का, इस टाइप से कि प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी। तो प्रकाश संश्लेषण की जो वास्तविक खोज हुई थी वो किसमें हुई थी, साइनोबैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, इसे नीलहरी शैवाल कहते हैं, है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो खोज है, फोटोसिंथेसिस की जो खोज है वो किसमें हुई थी, जैसे साइनोबैक्टीरिया ना, जैसे बोलते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नीलहरी शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए को अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की वास्तविक खोज किसमें हुई थी, साइनोबैक्टीरिया में हुई थी, है ना, ये चीज है। तो धरातल पर जितने भी ऑक्सीजन है ये सारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल क्या होता है, CO2 जल होता है। प्रकाश संश्लेषण का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका को प्रोडक्ट क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन होता है। पादपों की जो प्राणदायिनी गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2 होती है, क्योंकि जब पादप जब खाना बनाते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं पौधे, तब CO2 गैस काम में लेते हैं, इसलिए इसको पादपों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं, CO2 को।
और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, वो सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। धरातल से यदि सारी वनस्पति को काट दिया जाए तो जीवधारियों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन के अभाव में। क्यों? क्योंकि है ना, जीव ऑक्सीजन तो क्या है, जीवधारियों की प्राण वायु है ना, प्राण वायु है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो खोज है तो वो किसमें हुई थी, जैसे नीलहरी शैवालों में हुई थी ना, नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गे में हुई थी। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो 90% ऑक्सीजन है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो 90% ऑक्सीजन है तो वो कहां से आती है, समुद्री शैवालों से आती है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो 90% जो ऑक्सीजन है वो कहां से आती है, समुद्री शैवालों से आती है। ये क्वेश्चन आपका से LDC 2018 का क्वेश्चन है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान 90% ऑक्सीजन कहां से आती है, तो कहां से आती है, ये समुद्री शैवालों से आती है। तो दोस्तों आप इसका भी ले स्क्रीनशॉट, ऑक्सीजन का पॉइंट है अपना। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान धरातल पर समस्त ऑक्सीजन उत्पन्न हुई है। धरातल पर ऑक्सीजन कितनी है वायुमंडल में, तो 21% है। बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करें तो कितने है, ये 20.94% है, 20.94। लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि 21% है जैसे ऑक्सीजन, ये है। अब देखते हैं अपन जैसे ऑक्सीजन के कुछ उपयोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन के जैसे उपयोग है, तो ऑक्सीजन के जैसे O2 के उपयोग, तो O2 के उपयोग, O2 किसमें किसमें सहायक है, तो यह है श्वसन है ना, यह है श्वसन, दहन व किण्वन में सहायक है ना। पहला देखें जैसे यह श्वसन, दहन व किण्वन में सहायक है ऑक्सीजन के उपयोग में। दूसरा इसका उपयोग देखें है ना, दूसरा इसका उपयोग देखें कृत्रिम श्वसन में सहायक, कृत्रिम श्वसन में उपयोगी है ना, कृत्रिम श्वसन में उपयोगी है। अब सर कृत्रिम श्वसन में किसका उपयोग, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का उपयोग होता है ना। कृत्रिम श्वसन में कृत्रिम श्वसन में कौन सी गैसों के मिश्रण का उपयोग, हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग होता है ना। और यह गैस क्या होती है, सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है ना, ऑक्सीजन गैस जो है ये जलाने में सहायक होती है। इसके अलावा अगला देखें कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग है ना, अगला है जैसे इसमें ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग, ज्वाला का उपयोग है ना, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग गैस वेल्डिंग में है ना, गैस वेल्डिंग में होता है ना, गैस वेल्डिंग में होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग गैस वेल्डिंग में होता है, यानी कि धातुओं को जोड़ने में है ना, धातुओं को जोड़ने में किसका उपयोग होता है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग होता है इसे धातुओं को जोड़ने में। अगला देखें, एक होता है इसे ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला है ना, एक होता है इसे ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग धातुओं को काटने में होता है ना, धातुओं को काटने में होता है। जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग धातुओं को काटने में होता है, यानी कि जो मेटल कटर होता है, मेटल कटर, तो मेटल कटर के रूप में किसका उपयोग होता है, जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग होता है। तो ये ऑक्सीजन के उपयोग है ना, ऑक्सीजन के उपयोग है ये। यह श्वसन, दहन व किण्वन में सहायक है, कृत्रिम श्वसन में उपयोगी है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग होता है कृत्रिम श्वसन के रूप में। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग गैस वेल्डिंग में होता है। धातुओं को जोड़ने में किसका उपयोग, तो धातुओं को जोड़ने में किसका उपयोग, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग। और ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग किसमें, धातुओं को काटने में। तो मेटल कटर होता है, तो मेटल कटर में किसका उपयोग, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग होता है इसे मेटल कटर में है ना, ये चीज है। अब ये तो बात होगी जैसे ऑक्सीजन के बारे में सामान्य से जानकारी है ना, कि मतलब जैसे धरातल पर कौन सी क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन जैसे कितने वायुमंडल में पाई जाती है, कितने जीवों के शरीर में पाई जाती है, समुद्र में कितनी होती है, 98.6% होती है। अब देखते हैं अपन जैसे ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड अगला पॉइंट है जैसे ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑक्सीजन के साथ बना है ना, इसको ऐसे लिखेंगे अपन जैसे ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ, ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ, ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ, ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ बना, ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ बना द्विअंगी, द्विअंगी यौगिक है ना, द्विअंगी यौगिक क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। तो ये बात होगी जैसे ऑक्साइड की कि ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ बना द्विअंगी यौगिक क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है ना, ऑक्साइड कहलाता है। अब ये ऑक्साइड के प्रकार है, जैसे पहला होता है जैसे आपका अम्लीय ऑक्साइड है ना, पहला होता है जैसे अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड तो है ना, अम्लीय ऑक्साइड। तो जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं है ना, अधातुओं के ऑक्साइड,
अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे अम्लीय होते हैं, है ना। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये चीज है। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अम्लीय होते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखें आप कि अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण, जैसे एक तो CO2 है, इसके अलावा SO2 है, इसके अलावा से NO2 है, इसके अलावा और क्या है, जैसे Cl2O है ना, Cl2O है, इसके अलावा और क्या है, जैसे SO3 है ना, SO3 है। तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अम्लीय होते हैं। जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, Cl2O है, SO3 है। तो ये अम्लीय ऑक्साइड है ना, अम्लीय ऑक्साइड है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आता है आपका, खूब ज्यादा आता है, जैसे RS 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, है ना। RS 2018 का भी क्वेश्चन है यहाँ से, ऐसे कि जैसे एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, SO2 है, NO2 है। अम्लीय वर्षा के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है पहले नंबर पर, वो तो होती है कौन सी, SO2, जो मतलब SO2 होती है। और मतलब अम्लीय वर्षा के लिए दूसरे नंबर की जो उत्तरदायी गैस होती है वो NO2 होती है। यानी कि अम्लीय वर्षा में जो SO2 है, NO2 गैस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, इससे 70-30 का होता है ना। जैसे अम्लीय वर्षा में SO2 है, NO2 गैस का अनुपात क्या होता है, 70%, 70:30, यानी कि 70% योगदान SO2 का व 30% योगदान किसका होता है, NO2 का होता है। और ये क्वेश्चन भी खूब ज्यादा आता है एग्जाम में कि CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है ना। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है, तो CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है ना। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। और इसका भी से LDC के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब चूने के पानी में, है ना, चूने के पानी में, अब चूने का पानी किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बुझावा चूना जो होता है ना, बुझावा चूना कहा जाता है, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है चूने का पानी या बुझावा चूना। तो जब बुझे हुए चूने के साथ, जब बुझे हुए चूने में, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, है ना, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, इससे दूधिया हो जाता है ना, दूधिया हो जाता है। अब दूधिया किसके कारण हो जाता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण। तो जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, किसके कारण, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण। यानी कि CO2 गैस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, जैसे अम्लीय होती है ना। CO2 गैस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। तो अम्लीय ऑक्साइड, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। जैसे CO2 होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, Cl2O होता है, SO3 होता है। SO2 है, NO2 क्या है, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। एसिड रेन में जो मतलब SO2 है, NO2 का जो योगदान होता है वो कितना होता है, इससे 70-30 का होता है अम्लीय वर्षा में। और स्टोन लेप्रोसी के लिए भी उत्तरदायी गैस कौन सी है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। और चूने के पानी में जब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है तो ये चूने के पानी का रंग कैसा कर देती है, जैसे दूधिया कर देती है ना, दूधिया कर देती है। तो ये तो बात होगी इसका, तो ले आप स्क्रीनशॉट। जैसे अम्लीय ऑक्साइड, अधातुओं मतलब ऑक्सीजन के ऑक्साइड में पहला है जैसे अम्लीय ऑक्साइड, और ये अधातुओं के ऑक्साइड कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन जैसे दूसरा क्षारीय ऑक्साइड, है ना। दूसरा पढ़ते हैं जैसे कौन सा, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, है ना, क्षारीय ऑक्साइड। तो धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, है ना, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, है ना। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ये चीज है। अब जैसे इसमें एक तो आपका जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अलावा से Na2O है, इसके अलावा से K2O है ना, इसके अलावा से क्या है, MgO है। तो धातुओं के जितने भी ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, है ना, क्षारीय होते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दें, आज से ऐसे समझे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी में जैसे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो अम्लीय सामर्थ्य होती है ना, आवर्त सारणी में जैसे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य तो क्या होती है, जैसे बढ़ती है ना। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। और यदि वर्ग में अपन क्या करते हैं, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में यदि अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होती है, इससे सारी सामर्थ्य बढ़ती है। तो ये बात में ध्यान में रखना। तो अम्लीय ऑक्साइड की बात तो हुई, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं, है ना। धातु जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, सारी प्रकृति के होते हैं। आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, सारी सामर्थ्य बढ़ती है। तो दोस्तों आप इसका भी ले जैसे स्क्रीनशॉट। फिर अपन इसके दो ऑक्साइड और पढ़ते हैं ऑक्सीजन के। तो एक तो है जैसे, अब है जैसे इसका तीसरा जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन का, तो तीसरा ऑक्साइड अपन पढ़ते हैं। जैसे इसका तीसरा जो ऑक्साइड है तो वो है जैसे कौन सा, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। तीसरा है जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, है ना, वे ऑक्साइड, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड का जो उदाहरण है, तो सर एक तो है जैसे ZNO, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण एक तो ZNO है, जिंक ऑक्साइड है। दूसरा इसका उदाहरण क्या है, जैसे Mg, है ना, दूसरा इसका उदाहरण क्या है, जैसे BeO है ना, BeO है, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड है। और अगला उदाहरण जैसे इसका और देखिए अपन, एक होता है जैसे Al2O3। ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है भाई, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ना, खूब ज्यादा आता है एग्जाम में। निम्न से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो एल्यूमिना क्या है, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। और भी देखिए इसके उदाहरण, जैसे Mn2, है ना, जैसे Mn2O3, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। और देखें As2O3, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, और एक क्या है जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एल्यूमिना, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे क्या है जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब एम्फोटोरिक ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, तो एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, है ना, ये चीज है। अब देखिए आप इसका चौथा टाइप देखें, उदासीन ऑक्साइड, है ना, उदासीन ऑक्साइड। तो उदासीन ऑक्साइड किसको बोलेंगे अपन, वे ऑक्साइड, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार के साथ, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया नहीं करते, है ना, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया नहीं करते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। और उदासीन ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, जैसे CO है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और एक क्या है, जैसे जल है। तो जल भी क्या है, जैसे यहाँ पर एक उदासीन ऑक्साइड है ना, जल भी क्या है, जैसे उदासीन ऑक्साइड है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड, जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ZNO है, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, मैग्नीज ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है। और उदासीन ऑक्साइड, जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ क्रिया नहीं करते हैं उनको अपन बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और जल है, ये क्या है, जैसे उदासीन ऑक्साइड है ना, उदासीन ऑक्साइड है। अब CO गैस को तो आप जानते हैं कि CO गैस को अपन क्या बोलते हैं, इसको दमघुटू गैस भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, जैसे प्रदूषित गैस भी कहते हैं ना, दमघुटू गैस भी कहते हैं और प्रदूषित गैस भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो जीवाश्म ईंधन यानी कि लकड़ी कोयला के जलने से निकलती है ना, जीवाश्म ईंधन लकड़ी कोयला के जलने से निकलती है, जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आज की क्लास में पढ़ने पढ़ा जैसे ऑक्सीजन का टॉपिक, है ना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पर होता है, और ऑक्सीजन के जैसे ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के ऑक्साइड चार है, एक तो अम्लीय ऑक्साइड पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, क्षारीय पढ़ा, तीसरा उभयधर्मी पढ़ा, चौथा कौन सा पढ़ा, जैसे अपन ने उदासीन ऑक्साइड पढ़ा। तो मतलब जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जल है, ये क्या है, जैसे उदासीन ऑक्साइड है। और उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे ZNO है, BeO है, एल्यूमिना है, ये क्या है, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं, नए वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे, हाँ, तब तक के लिए गुड बाय।